हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी हम डील करने वाले हैं यूनिट 8 का डी सेक्शन। ऑलरेडी हम लोग ने यूनिट 8 के काफ़ी सारे सेक्शन को डील कर लिया है। अभी हमारा सिर्फ जो पार्ट रह गया है वो है यूनिट 8 का डी सेक्शन, है ना, जिसमें हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आईसीटी का क्या क्या एप्लीकेशन होता है ना, पूरा ओवरऑल ये जो यूनिट है आपका, सॉरी ये जो सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ आईसीटी के इवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। आईसीटी का रिसर्च में क्या काम है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज क्या है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। बस एक छोटा मोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले आ जाओ देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आईसीटी का क्या यूज होता है इवैल्यूएशन में, ठीक है। अगर हम देखो, इवैल्यूएशन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव, ठीक है। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन एक क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी चीज को, किसी डेटा को कलेक्ट करने का, किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। आफ्टर कलेक्शन हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि क्या हमको उस इंफॉर्मेशन से मिला है ना। वो जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं, है ना। ये पूरा एक प्रोसेस चलता है जहाँ पे आपका कलेक्शन होता है, एनालाइजिंग होती है और इंटरप्रेटिंग होती है, ठीक है। कि आप देखो, अभी भी आप डेटा को जब कलेक्ट करोगे, मान लो किसी एक बच्चे का आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद आपने इसको क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करके बताया कि ये जो पर्टिकुलर गोल है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, क्या इस बच्चे ने मतलब कितना ज्यादा इस ऑब्जेक्टिव को उसने अचीव किया या फिर नहीं किया, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। जहां पे आप क्या करते हो, ये देखते हो कि जो बच्चा है उसने जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसको कितना ज्यादा अचीव किया है फिर या फिर नहीं किया है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। एजुकेशनल प्रोग्राम में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो लगातार चलता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करता है, जो भी स्टूडेंट है उसके हर एरिया को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। कभी वो क्वार्टरली एग्जाम ले लेगा, कभी वो टर्म एग्जाम ले लेगा, कभी वो सेमेस्टर एग्जाम ले लेगा, ठीक है। अब ये जो क्वार्टरली एग्जाम लिए जा रहे हैं, सेमेस्टर में एग्जाम लिए जा रहे हैं या फिर फाइनल के एग्जाम लिए जा रहे हैं, वो क्यों लिए जा रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन देखा जाता है। उसकी अचीवमेंट का हम यहाँ पे क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, कितना ज्यादा उसने अचीव किया है, ठीक है। ये चीज कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें, ये कब होता है, जब हम टीचिंग की शुरुआत करने से पहले, ठीक है, ध्यान देना, ये कब होता है, जब टीचिंग की शुरुआत करने पहले, बिफोर टीचिंग। ये कब होता है, बिफोर टीचिंग। ये कब होता है आपका फॉर्मेटिव, ड्यूरिंग टीचिंग। जब आप टीचिंग कर रहे हो उस दौरान, जब आप बच्चे को एसेस करते हो, बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करते हो, उसको वो क्वेश्चन आंसर पूछते हो, वो सारी चीजें। सबमिटिव कहने का मतलब है एंड, मतलब आप लास्ट में क्या करते हो, जब उसका एग्जाम लेते हो, ठीक है, एग्जाम लेते हो, मतलब क्वार्टर एग्जाम ले रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम ले रहे हो, टर्म एग्जाम ले रहे हो, ऐसे करके आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखा है। डायग्नोस्टिक क्या है, बिगनिंग ऑफ द टीचिंग सेशन, ठीक है। आप शुरुआत करने जा रहे हो, कभी कभी जब भी आप लोग ने बीएड में गए होगे वहां पे टीचिंग करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हो, है ना। इंट्रोडक्टरी जब क्वेश्चन पूछते हो इंट्रोडक्टरी, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हो, ये जानने की कोशिश करते हो कि बच्चे जो है आपके, उनको कितना ज्यादा आता है, ठीक है। यहाँ से आप ये जानने की कोशिश करते हो कि बच्चे को कितना ज्यादा आता है, आप, ठीक है। डायग्नोस्टिक में आप डायग्नोज कर रहे हो उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेस को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, डायग्नोज कर रहे हो। फॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या है, जब आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, टीचिंग के दौरान, कभी जब भी आप लोग टीचिंग करते होगे स्कूल या कॉलेजेस में, तो आप टीचिंग जब कर रहे होते हो तो उसी दौरान आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछने लगते हो, ठीक है। या फिर उन्होंने जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, पर्टिकुलर एक टॉपिक आपने पढ़ा लिया, उसके बाद आपने क्या बोला कि हम अब इससे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। तो ये क्या कर रहे हो, आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हो, ठीक। उसी जगह जब पूरा आपका सेशन एंड हो जाता है, उसके बाद जब एग्जाम आप लेते हो, ठीक है, वो क्या होता है आपका सबमिटिव, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, पूरा ओवरऑल बच्चे का जो कोर्स आपने कंप्लीट कराया उसको यहाँ पे चेक करते हो और यहाँ पे जज करते हो उसे। यहाँ पे क्या करते हो, आप उसको जज करते हो कि हाँ इसने ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या फिर नहीं किया। यहाँ पे क्या करते हो, इसको आप रेमेडी देते हो, यहाँ पे इसको क्या देते हो, रेमेडी देते हो।
मतलब अगर वो गलत करता है तो आप इसको ठीक कर देते हो, यहाँ पे रेमेडी प्रोवाइड करते हो। कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन आप बच्चे ने आंसर गलत बताया तो आप इंस्टेंटली उसे क्या करते हो, करेक्ट करा देते हो वहां पे, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेटिव में, ठीक है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, रेमेडी दे देते हो तुरंत वहां पे। समेटिव में ऐसा नहीं होता। समेटिव जो होता है आप, वो कैसा होता है, जजमेंटल होता है। वहां पे आप बच्चे की इफेक्टिवनेस को जज करते हो वहां पे, ठीक है, कि बच्चे ने कितना ज्यादा इस गोल को अचीव किया है या फिर नहीं किया है। क्लियर है बातें? यही फिर से लिखा हुआ है एक सेकेंड, ये मैंने दो दो बार क्यों लिखा है, रुको। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे आईसीटी का कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक में क्या किया जा सकता है, एट दिस स्टेज टीचर में यूटिलाइज आईसीटी इन प्लेस ऑफ वर्बल क्वेश्चनिंग, ठीक है। जो वर्बल क्वेश्चनिंग करते हो आप लोग, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हो, बीएड में पूछा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वहां पे वो ना पूछ करके आप आईसीटी को यहाँ पे यूज करो, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज करो। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है इसके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर में प्रिपेयर कर सकते हो। चिल्ड्रन को वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने के लिए दे सकते हो, जैसे सीबीटी का एग्जाम होता है वैसे समझ लो, वैसे कर लो यहाँ पे। फॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या है, लर्नर में डायरेक्टेड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो एलएमएस है, एलएमएस आपका ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और लर्नर को डायरेक्ट किया जाता है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है एलएमएस पे, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। लाइक गूगल क्लासरूम हो गया, मूडल हो गया, एडमोडो हो गया। अब मैंने इसके बारे में आप लोग को प्रीवियस क्लासेस से बता रखा हुआ है, मूडल क्या होता है, एडमोडो क्या होता है। गूगल क्लासरूम तो सभी को पता होगा। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पे क्या कौन सी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, वाइवा, ओरल टेस्ट का, प्रैक्टिकल टेस्ट का, रिटन टेस्ट का, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन एड यूज कर लो, चेकलिस्ट का यूज कर लो, इंटरव्यू ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ किस प्लेस पे क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक में हम क्या करेंगे, वर्बल क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, जैसे सीबीटी के एग्जाम होते हैं वैसे आप कंडक्ट करा लो उनको, वैसे क्वेश्चन उनसे अटेम्प्ट करा लो। फॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या है, एलएमएस पे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए उन्हें बोल दो, ठीक है। मूडल पे या फिर एडमोडो, एलएमएस के थ्रू क्वेश्चन उन्हें दो, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। समेटिव कहने का मतलब क्या है, वाइवा क्वेश्चन कर लो, ओरल टेस्ट ले लो, प्रैक्टिकल ले लो, है ना, इंटरव्यू ले लो, मैच द फॉलोइंग करो, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन पूछ लो, ऐसे, ठीक है। सब्जेक्टिव मत जाओ यहाँ पे, ठीक। अब ये कई सारे टूल्स हैं, गूगल फॉर्म्स सभी को पता है, आप लोग मेल वगैरह पे गूगल फॉर्म को क्रिएट करते हो सकता है आप लोगों ने क्रिएट किया भी हो। गूगल फॉर्म को क्रिएट किया जाता है, कभी कभी सर्वे देखा होगा आप लोग के पास आता है तो गूगल फॉर्म के उसमें ही आता है, ठीक है। मेंटीमीटर हो गया, वो कैरो हो गया, नाम मैंने पहले भी बोला है, यूनिट 8 में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर गार्डन हो गया, खूत हो गया, कहूत, टेड एड हो गया, स्लाइडो हो गया, क्विजलेट हो गया, फ्लिप ग्रिड हो गया, फ्लेक्स क्लिप हो गया। तो मैंने कुछ को यहाँ पे डाला हुआ है, और जो नहीं डाले हैं वो आप लोग एक बार सिर्फ गूगल करना, कुछ मत करना, बहुत डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको जस्ट उसका पता हो कि उसका काम क्या है, दैट्स इट, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल जैसे कूथ, ठीक है, मेंटीमीटर। इससे पहले इधर आ जाओ, मेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे क्या है, मेंटीमीटर एक प्रेजेंटेशन टूल है, ठीक है। जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी ऑडियंस को इंगेज करते हैं, ठीक है, रियल टाइम में, ठीक है। बात समझ लो, रियल टाइम में इंगेज करते हैं, ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को इंगेज करते हैं, रियल टाइम मतलब सिंक्रोनस लर्निंग होती है यहाँ पे, जैसे लाइव क्लासेस होती नहीं तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। जब भी लाइव क्लासेस टीचर्स लेते हैं तो बच्चे वहाँ पे क्या होते हैं, गूगल क्लासरूम में जाओ तो बच्चे वहाँ पे आते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, वही चीज है, ठीक है। फिर क्या आता है, कूद कुहूत, ये क्या है, ये गेम बेस्ड लर्निंग है। ये क्या है, एक गेम बेस्ड लर्निंग है जो क्या करती है, लर्निंग को ऑसम बनाती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, ये बच्चे इसकी हेल्प से अपनी लर्निंग को क्या इजी बना सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं लर्निंग गेम्स को, है ना। जैसे होता है ना, गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखाना, ठीक है, मैथमेटिक्स में इसका यूज किया जाता है ना। या फिर कई सारे ऐप और भी आए हैं बच्चों को, बच्चों का मेंटल जो होता नहीं, क्या बोलते हैं इसे,
मेंटल थिंकिंग को इंक्रीज करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे करके। ठीक है। स्लाइडो, स्लाइडो क्या है? इज एन ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर पोलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, दैट टीचर कैन यूज टू गेट फीडबैक फ्रॉम देयर ऑडियंस। जैसे पोलिंग वगैरह हम लोग भी कम्युनिटी टैब पे डाला जाता नहीं है कि कम्युनिटी टैब पे पोलिंग डाला जाता है, कि वहां पे पोलिंग डालने का मतलब क्या होता है? जैसे मुझे रिवीजन सीरीज करानी है तो मैंने कम्युनिटी टैब पे डाल दिया कि यूनिट 7 की कराऊं या फिर यूनिट 4 की कराऊं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पोलिंग करोगे वहां पे। ठीक है, पोलिंग करके मुझे पता चलेगा सबसे ज्यादा जिधर की पोलिंग होगी मैं वो वाली यूनिट यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो इसी तरह टीचर्स भी क्या करते हैं? स्लाइडो को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं पोलिंग पोलिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो टीचर्स क्या करते हैं? वहां से फीडबैक लेते हैं। ठीक, समझ में आ रही है चीजें? आंसर गार्डन में आ जाता है। ये फ्री वेब बेस्ड टूल है। मैंने सिर्फ की पॉइंट लिखा है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा जो मैंने नहीं डाले हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे लग रहा है मैंने सारे डाले, बट हो सकता है एक आध ना डाले हो, तो वो गूगल कर लेना। ठीक है, आंसर गार्डन क्या है? फ्री वेब बेस्ड टूल है दैट कैन बी यूज टू इंस्टेंटली कलेक्ट शॉर्ट टेक्स्ट बेस्ड, मतलब ये फ्री वेब बेस्ड टूल है जहां पे इंस्टेंटली तुरंत आप शॉर्ट जो टेक्स्ट बेस्ड फीडबैक होता है स्टूडेंट से ले सकते हो। और कितने करेक्टर होने चाहिए? अप टू 40 करेक्टर। यहाँ पे आप क्या लेते हो? फीडबैक लेते हो, लेकिन वो कैसे होते हैं? शॉर्ट फीडबैक्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट फीडबैक्स होते हैं जो अपने बच्चे से आप ले सकते हो। जैसे इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, कोई क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक पोस्ट किया, ठीक है, और उसने बच्चों को इनवाइट किया। उसने क्या किया? एक बोर्ड पे, मतलब जो ये आंसर गार्डन है वहां पे क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, कि यूनिट 7 या फिर यूनिट 5। अब बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे आके रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, बच्चे आके यहाँ पे क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका आंसर गार्डन होता है। फिर आते हैं क्विजलेट। क्विजलेट क्या है? इट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप टू हेल्प स्टूडेंट्स स्टडी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरैक्टिव टूल्स एंड गेम्स। ठीक है, इंटरैक्टिव टूल्स और गेम्स का यूज करके यहाँ पे बच्चों को स्टडी कराया जाता है। ठीक है, हाँ नहीं डाला है, मुझे लग रहा था। ठीक है, क्विजलेट देखो यहाँ पे भी कुछ लिखे हुए हैं। कूद तो हम लोग ने देख लिया, गेम बेस्ड होता है। मेंटीमीटर देख लिया, ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए होता है। पियर डक, पियर डक क्या होता है? पुट क्वेश्चंस, पुल्स, पोल्स एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट राइट इनटू योर गूगल स्लाइड्स। मतलब एक गूगल जो स्लाइड का प्रेजेंटेशन होता है ना, वहां पे हम क्वेश्चंस को लिखते हैं, पोल को डालते हैं, है ना, ये सारी चीजें। पोल एवरीवेयर, क्रिएट एंड रन लाइव इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, गेट रियल टाइम फीडबैक। मतलब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन को रियल टाइम में रन कराते हैं और पार्टिसिपेंट से क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं। ठीक है, वो क्लैप, मेकिंग लर्निंग इंटरैक्टिव, क्रिएट ऑनलाइन असेसमेंट विद मोर देन जस्ट योर टिपिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑनलाइन असेसमेंट करते हैं। ठीक है, जो टिपिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा यहाँ पे मतलब इंटरैक्टिव बेस उस पे होता है, इंटरैक्टिव होता है। क्विजलेट हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे। ठीक है, गो कॉन्क्योर, create online assessment from resources you create और resources shared by the educator। ठीक है, जो आपने रिसोर्स को क्रिएट किया है या फिर जो आपके एजुकेटर ने शेयर किया है वो वाला ये ऑनलाइन असेसमेंट है। सॉक्रेटिव हो गया, ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, ये सारे जो टूल लिखे हुए हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग में सॉक्रेटिव अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्ले ग्राउंड, क्रिएट मल्टीपल चॉइस और क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर, ऐसे वाले क्वेश्चन। क्विज पता है आप लोगों को क्विज क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग को क्या करना है? इवैल्यूएशन में खाली सिर्फ ये मैं बता दे रही हूँ स्लाइड में कितना लिखना है आप लोगों को। अगर आईसीटी का यूज कैसे होता है इवैल्यूएशन में, तो खाली इतना लिखोगे, ये जो लाइन है आपकी, ये पूरी लाइन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक खाली लिख लेना है यहाँ पे, बिफोर टीचिंग होता है। फॉर्मेटिव ये ड्यूरिंग टीचिंग होता है। और ये एंड ऑफ द जब कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स यहाँ पे लिखना। ठीक है, जब आपका कोर्स एंड हो जाता है तब होता है, तो इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, जैसे आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक बार को रीड कर लेना। ठीक है, एक बार को इसको रीड कर लेना, या फिर उसी में एक आध पॉइंट यहीं पे जब ये फिगर बनाना ना, तो यहीं पे बढ़ा लेना कि यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया, ऐसे। ठीक है, फिर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन ये आपका यूनिट 8 आप में काफी सारे कंटेंट जो है आपके पेपर 1 का आईसीटी जो है ना, वहां पे कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, और ये वाली स्लाइड भी, ये सारी इंपॉर्टेंट है आपकी। अब आ जाते हैं ई पोर्टफोलियो में। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी को होना चाहिए, सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी।
है ना। अब आ जाओ ई पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो हम बनाती क्यों है ना। पोर्टफोलियो जो होता है, ई तो बाद में करते हैं, ठीक है। ई पोर्टफोलियो से पहले हम लोग पोर्टफोलियो समझते हैं। पोर्टफोलियो में क्या होता है, हम बच्ची का जो अचीवमेंट होता है, बच्चे की जो अचीवमेंट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड, ये इसका की पॉइंट है ना। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की जो अचीवमेंट होती है उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये पर्पसफुल कलेक्शन होता है, यहाँ पे हम पर्पसफुली मतलब हम यहाँ पे अपना जो बेस्ट कलेक्शन होता है ना वो उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारी जो अचीवमेंट होती है हम वो उठाते हैं यहाँ पे, तो पर्पसफुली हम अपनी अचीवमेंट को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्टफोलियो है, ये क्या है, एक पर्पसफुल कलेक्शन है ऑफ सैंपल स्टूडेंट वर्क डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब सिंपल से ऐसे समझो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्पसफुली कलेक्शन करते हैं, ठीक है। कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऐसे लिखो, एक मिनट, पर्पसफुली कलेक्शन ऑफ सैंपल वर्क, ऑफ सैंपल स्टूडेंट वर्क, ठीक है। जो स्टूडेंट वर्क का सैंपल है उसको यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। ये होता है ई पोर्टफोलियो एक लाइन में, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। ई पोर्टफोलियो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अचीवमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, गोल्स को रखते हैं, है ना। उनकी लर्निंग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर करते हैं उनकी लर्निंग को, रिसीव करते हैं फीडबैक को, और उसे आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो को ये की पॉइंट से आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, है ना। जो भी आपका पोर्टफोलियो है आप उसे कर सकते हो ना, कि टाइम पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप टाइम पे उसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो, स्टूडेंट खुद भी अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि कितनी अच्छी उनकी, मतलब कितनी ज्यादा उन्होंने लर्निंग की है। आप यहाँ पे सोशलाइज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ये सारे की पॉइंट है। आर्चीव में रख सकते हो, पब्लिश करा सकते हो और उसका फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। दीज आर द की पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ई पोर्टफोलियो क्या करता है, हैज बीन यूज्ड टू फैसिलिटेट, ठीक है। ये भी पॉइंट लिख लो अपनी की कॉपी में। मतलब ई पोर्टफोलियो को जो यूज्ड है, ऐसे लिखो, ई पोर्टफोलियो हैज बीन यूज्ड टू फैसिलिटेट, हमें हेल्प करता है, ठीक है, फैसिलिटेट डॉक्यूमेंट्स को रखने में, है ना, एंड आर्चीव स्टूडेंट लर्निंग, आर्चीव स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक। नेक्स्ट चले, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ ई पोर्टफोलियो। शोकेस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो बेस्ट कलेक्शन होता है, मतलब जो हमारा बेस्ट वर्क होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं। ये की पॉइंट में लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्क, ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन, फॉर्मल प्रोफेशनल करियर पोर्टफोलियो से बोला जाता है। रिटर्न, अब ये यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, रिटर्न आफ्टर लर्निंग। ये क्या होता है, रिटर्न आफ्टर लर्निंग टेक्स प्लेस, मतलब जब लर्निंग हो जाती है तब ये चीज हम करते हैं, शोकेस पोर्टफोलियो लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ रहे हो, शोकेस कब होता है, शोकेस जो पोर्टफोलियो है कब यूज करते हैं, जब हमारी लर्निंग हो चुकी हो, आफ्टर लर्निंग हम इसको लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो हमारा बेस्ट कलेक्शन होता है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बेस्ट कलेक्शन होता है उसको हम यहाँ पे डालते हैं इस ई पोर्टफोलियो में। अब आते हैं प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, अभी हमारा प्रोग्रेस में है, काम अभी चालू है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी प्रगति पे है, ठीक है। ये क्या होता है, इसे डेवलपमेंट लर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लर्निंग भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। और फॉर्मेटिव मैंने बताया ना अभी इससे पहले, फॉर्मेटिव का मतलब भी क्या होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान हो रहा है, ठीक है। ये कब होता है, जब लर्निंग इज हैपनिंग, मतलब लर्निंग हो रही है, ठीक है, लर्निंग चल रही है आपकी, ठीक है, प्रोसेस में है लर्निंग। इन दैट केस प्रोसेस ई पोर्टफोलियो में आते, ये जो चीजें हैं वो प्रोसेस ई पोर्टफोलियो के अंदर आती है, ठीक। असेसमेंट कहने का मतलब क्या है, ये कैसा होता है, फॉर्मल नहीं होता है,
सॉरी, ये फॉर्मल होता है, लेस स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब लेस स्टूडेंट सेंटर्ड कहने का मतलब क्या, यहाँ पे स्टूडेंट का भी रोल हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बट असेसमेंट में कोई भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट लर्निंग इन लाइन विद करिकुलम ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम जो भी लर्निंग देखते हैं वो हम किसको बेस बना के देखते हैं कि हमारा जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है उसको बेसिस बना के देखते हैं, जैसे समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक, हाइब्रिड पोर्टफोलियो क्या होता है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, पूरा एक साथ। ठीक है, अब आ जाओ आईसीटी फॉर रिसर्च में। ठीक है, आईसीटी फॉर रिसर्च, इधर देखो, इसमें जो मैंने सिर्फ रेड से हाईलाइट किया है या फिर जो चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगी वही खाली लिखना। ठीक है, आईसीटी फॉर रिसर्च, ये पूरी कहानी ही मैंने बेसिकली लिखी है। द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी is of an immense importance and powerful in the research function। ये जो आईसीटी का एप्लीकेशन है वो अपने आप में ही एक पावरफुल फंक्शन की तरह काम करता है रिसर्च में, जो क्या करती है, हमारी कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज कराती है, और जो हमारी जितनी भी कॉम्प्लेक्स या फिर लार्ज डेटा कैलकुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एन आईसीटी ये बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती हैं। कम्युनिकेशन जो होता है वो भी हमारा अक्रॉस द वर्ल्ड पॉसिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द आईसीटी। कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई, हम इन सबको क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो भी ऑनलाइन रिपोजिटरीज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्या, एकेडमिक रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द आईसीटी। ठीक है, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग नॉट ओनली फ्री रिसर्चर फ्रॉम द cumbersome task of manually analyzing data but more importantly facilitate quick and accurate, मतलब सिंपल से ऐसे समझो यहाँ पे क्या किया जा रहा है। ओवरऑल मैं आईसीटी की बात करती हूँ, आईसीटी फॉर रिसर्च में यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आईसीटी का एप्लीकेशन है, ठीक है, रिसर्च में, वो इमेंस है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक पावरफुल फंक्शन, पावरफुल कहते नहीं, एक पावरफुल टूल है हमारे रिसर्च को फंक्शन कराने के लिए। ठीक है, रिसर्च को बढ़ाने के लिए एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है, जहाँ पे जो हमारी जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, उसको इजिली हम सेकेंड्स में सॉल्व कर पाते हैं। कम्युनिकेशंस के जो लिंक होते हैं फॉर द रिसर्च टीम, ठीक है, जो भी रिसर्च टीम है उनके साथ जो कम्युनिकेशन के लिंक होते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ इंडिया में, ठीक है, हमें कम्युनिकेशन करना है रिसर्च की टीम कौन सी फॉरेन कंट्रीज में, तो ये जो आईसीटी है वो हेल्प करता है इस चीज को। ठीक है, रिसर्च करने के लिए जो भी हमें डेटा की ज़रूरत होती है, ठीक है, कंटेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ जैसे रिपोजिटरी है आपकी, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं आपकी, ठीक है, उन सब का यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे। तो ये सिर्फ है बेसिकली आईसीटी फॉर रिसर्च में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉपी में लिखना। पोर्टफोलियोज लाइक ज्ञान कोश हो गया, जेस्टोर हो गया, नाम लिख लो। ठीक है, गूगल स्कॉलर हो गया, शोध गंगा हो गया, शोध गंगा में आप लोगों ने यूज किया होगा, डिजर्टेशन वगैरह जब बनाया होगा तो वहां पे आपके रिसर्च स्कॉलर के सारे मतलब काम मिल जाते हैं वहां पे। ठीक है, ये सब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च हो गया, है ना, आर वेरी हेल्पफुल टू डू अ रिच लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, जब भी अभी आप लोग रिसर्च पेपर वगैरह लिखोगे, ठीक है, उससे पहले आपको देखना पड़ता है, रिसर्च लिटरेचर जो रिव्यू होता है वो करना पड़ता है। तो लिटरेचर रिव्यू कहाँ से कर पाओगे आप, ये जो यहाँ पे ये जो नाम दे रखे हुए हैं, मतलब ये जो पोर्टल्स हैं, सॉरी, ये जो पोर्टल्स हैं, लाइक ई ज्ञान कोश हो गया आपका, मैंने तो ई ज्ञान कोश काफी ज्यादा यूज किया हुआ है। ठीक है, गूगल स्कॉलर्स हो गए जहाँ पे स्कॉलर्स के वर्क आपको मिल जाएंगे, शोध गंगा में भी स्कॉलर्स के आपको, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री जितना भी वर्क है आपका, फॉरेन का, इंडिया का, सारा स्कॉलर्स का वर्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप क्या कर पाओगे, ये एक तरीके से रिच सोर्स की तरह काम करता है। ये जो पोर्टल्स हैं, इन पोर्टल्स का नाम याद रखना, these portals are very helpful, ठीक है, in doing a research rich literature review। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करने के लिए रैबिट, ठीक है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, देयर आर द सेवरल ऑनलाइन रिपोजिटरीज भी हैं आपकी, ठीक है, जैसे आपकी लिटरेचर्स के लिए SSRN,
EPW, encyclopedia, है ना, ब्रिटानिका, among others ICT tools are helpful for the purpose of the data collection। ठीक है, तो रिसर्च के लिए आप क्या करते हो, इन सारे पोर्टल्स का यूज करते हो, इन सारी जो रिपोजिटरीज है इनका यूज करते हो, सर्वेज को कंडक्ट कराते हो, किसके थ्रू कंडक्ट कराते हो, गूगल फॉर्म्स बनाते हो। ऐसा तो नहीं है आप सारे, आपको 100 लोगों का पे सर्वे करना है तो आप 100 लोगों के घर तो नहीं जाओगे ना वो लेकर के, ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या करते हो, गूगल फॉर्म को फॉरवर्ड कर देते हो आगे। ठीक है, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, कंडक्ट कराते हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मंकी एंड क्वालिट्रिक्स। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, मतलब आर वेरी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, मंकी सर्वे मंकी एंड क्वालिट्रिक्स आर वेरी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर लाइक मैंडली, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे लिटरेचर ट्रैक किया जाता है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे लिटरेचर के जो कंटेंट होते हैं उसको हम मैनेज कर पाते हैं मैंडली में। ठीक है, मैंडली में उसमें लिटरेचर का जो भी कंटेंट है वो मतलब हेल्प करता है, मैंडली एक तरीके से हेल्प टू मैनेज शेयर एंड फाइंड लिटरेचर कंटेंट। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि हम कैसे लिटरेचर कंटेंट को फाइंड आउट कर पाए, कैसे उसको मैनेज करें। ठीक है, ये चीज़ है, नाम इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन की बात करते हैं आईसीटी में। एप्लीकेशन यहाँ से मत लिखना कुछ भी इस स्लाइड से। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी आर मेनली यूज बाय द रिसर्चर फॉर इट्स एबिलिटी टू ईज द नॉलेज गैदरिंग। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें आईसीटी इन रिसर्च में, एप्लीकेशन जो होता है, जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, आईसीटी का यूज करते हैं ना। ठीक है, अपनी जो रिसर्च डेवलपमेंट का पूरा मतलब अपनी रिसर्च के लिए जो डेटा गैदरिंग है, ठीक है, या फिर नॉलेज को ईज कराना, वो सब किसकी हेल्प से हो पाता है, आईसीटी की हेल्प से हो पाता है। ठीक है, ओवरऑल यही लिखा हुआ है स्लाइड में। यहाँ पे आईसीटी जो बेस्ड होता है इंडिविजुअल लॉजिकल असेसमेंट होता है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जब हम आईसीटी टूल का यूज करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन करते हैं, वो क्या करता है, हमारी रिसर्च को आसान करा देता है। बहुत सारा प्लेंटी अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट की इंफॉर्मेशन को हमको गैदर करके देता है। और हम क्या करते हैं उसको बेस्ट मतलब विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हम उसको सही से यूज कर पाते हैं। इवन आईसीटी हमारा क्या करता है, इंप्रूव करता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग को भी। ठीक है, कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं उसको इंप्रूव कराता है, हमें हेल्प करता है कि कैसे डेटा को हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए। मतलब इतना सारा डेटा है तो कैसे करोगे, एक एक लाइन तो नहीं पढ़ने लोगे ना, तो आईसीटी की हेल्प लोगे ना। यहाँ पे कई सारे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप कैसे इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, कैसे क्रिएट कर पाओ इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, इस स्लाइड में लिखना नहीं, बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, जनरली एप्लीकेशन जो है आईसीटी का वो हेल्प करता है रिसर्चर को आइडेंटिफाई, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। भाई बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आपको अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन किधर से मिलेगी, आपको जो डेटा चाहिए वो किधर को मिलेगा। ठीक है, तो वो हेल्प कौन करता है, आईसीटी करता है। यहाँ पे आप क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हो, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन होती हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हो, रिसर्च कर पाते हो, इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हो, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पाते हो, जो भी नॉलेज है अक्रॉस द सब्जेक्ट फील्ड लिंक कर पाते हो इंडिविजुअल डेटाबेस को, जो स्पेशलाइज सर्चिंग होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा बेस को क्या करते हो, जो भी स्पेशलाइज सर्चिंग है, ठीक है, मतलब वहां पे आप इसको लिंक कर पाते हो, ई जर्नल्स को पढ़ पाते हो, है ना। और अभी हम लोगों ने देखा वो शोध गंगा वगैरह, इन सारे पोर्टल्स को यहाँ पे पढ़ पाते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका, रिसर्चर को हेल्प करती हैं ये सारी चीजें आपकी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड आपकी। ठीक है, जब एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी हैव मैनी इफेक्ट्स ऑन द रिसर्च, जिसमें आता है आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, आईसीटी इन पोस्ट डेटा। प्री डेटा में क्या आता है, आर्टिकल की अवेलेबिलिटी आती है, लिटरेचर सर्च आता है, ये नाम याद रखो, कंटेंट का सर्च आता है, थीसिस और डिसर्टेशन जब बनाते हो तो प्री डेटा एनालिसिस होता है। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी में अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से आती है, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, आगे भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा में, जहाँ पे देखो, अरे डिसर्टेशन आप लोग ने बनाया होगा ना, बस वही चीज यहाँ पे चल रही है। ये हो गया प्री का पार्ट, जो डिसर्टेशन में जो आप लोग ने बनाया होगा एमएड वगैरह में। ठीक है, ये हो गया पोस्ट का पार्ट, सॉरी ये हो गया प्रोसेस का पार्ट, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे डेटा एनालिसिस होती है, यहाँ पे क्या होती है,
डेटा एनालिसिस होती है, और यहाँ पे पोस्ट हो गया। ठीक, प्री में आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू वगैरह करते नहीं हो, ऐसे थोड़ा स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू देखते हो, आर्टिकल की क्या अवेलेबिलिटी है ना, क्या कंटेंट में सर्च किया, कैसी थीसिस आपने बनाई, ये सारी चीजें आप क्या कराते हो, डेटा को पूरा एनालाइज करते हो, प्रोसेस कराते हो। प्रोसेस कराने के लिए दो अप्रोचेस का यूज किया जाता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। हमेशा ध्यान रखना, रिसर्च में हम लोग दो अप्रोचेस का यूज करते हैं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। आगे अभी हम लोग पढ़ते हैं। फिर आते हैं पोस्ट। पोस्ट में हम लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में हेडिंग देखना, बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। ठीक है, जनरल मैन्युस्क्रिप्ट का जो सबमिशंस होता है। प्लैगरिज्म मतलब जैसे किसी ने चीटिंग वगैरह नहीं होती है, वैसी इसे बोलते हैं प्लैगरिज्म को। प्लैगरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या होता है उसको, जो चोरी चोरी मतलब प्लैगरिज्म डिटेक्शन कहने का मतलब क्या है, मतलब किसी ने कोई डाटा चोरी करके तो नहीं लगाया। प्लैगरिज्म डिटेक्ट करने के उरकुंड वगैरह कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। ठीक है, जो होते हैं वहाँ पे आपको प्लैगरिज्म चेक करते हैं वहाँ पे कि आपका कॉपीड तो नहीं है जो आप पेपर बना के लेके आए हो, ऐसा कुछ। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या करते हैं, पूरा जो लिखा है सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये एक एक्सप्लोरेटरी फंक्शन क्वांटिटेटिव फैक्ट्री एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। मल्टीपल रिग्रेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, टी टेस्ट एनालिसिस, अब ये सब मैंने रिसर्च में पढ़ाया हुआ है। एनोवा हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर कंडक्ट कराता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, मैं पढ़ा रखी हूँ पहले ही। देर आर ऑल्सो सम एडवांस पॉपुलर डेटा एनालिसिस एंड लाइक पाथ एनालिसिस। ठीक है, कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन। ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चरल कोवेरियंस बेस्ड हो गया, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग हो गई, वेरियंस बेस्ड हो गया, है ना। फिर क्या हो गया, हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, हायरार्किकल लीनियर मॉडलिंग हो गया एटल। ठीक है, ये एक आपका सोशल एसपीएसएस का यूज काफी ज्यादा किया जाता है आपका। ठीक है, ये हो गया टूल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आर फाउंडेशन, नाम याद रखो इसके। ठीक है, मतलब हो गया, ये मैथ वर्क के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एसएएस हो गया, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ग्राफ पैड प्रिज्म हो गया, मिनी टैब हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर आते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब प्रोसेस करा रहे होते हैं। फिर आता है क्वालिटेटिव में भी वही चीजें, नीवू हो गया, एटलस हो गया, मैक्सक्यूडा हो गया, एसपीएसएस टेक्स्ट एनालिसिस हो गया, तृष्णा हो गया, वीडियो को ट्रांसक्राइब कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। यहाँ तक पीछे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिर्फ नाम नाम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ इसमें लिखने वाला नहीं है। ठीक है, नाम को देखो यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आईआरएस क्या बोलते हैं इसको, आईआरएस बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सॉरी रिपोजिटरी आईआरएस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में हम क्या करते हैं, जो भी, ऐसे समझो इसको, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, यही खाली लाइन लिखना है यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Institutional repository is a new method for identifying, collecting, managing, disseminating, and preserving scholarly work created in a digital form by the constituent member of the institution। मतलब जो institutions के scholars हैं, ठीक है, जो members हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, उनके जो work हैं उनको क्या करते हैं, institutional repository मतलब डिजिटल फॉर्मेट में उनके वर्क को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, डिसेमिनेट प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या करती है, प्रिजर्व करती है स्कॉलरली वर्क को जो उनके इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं। ठीक है, ये लाइन लिखना आपकी कॉपी में। इन अ पोजीशन पेपर द स्कॉलरली पब्लिश द एकेडमिक रिसोर्स, ये मत लिखना ये दोनों। ठीक है, रिसोर्स इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, स्कॉलरली पब्लिशिंग एंड एकेडमिक रिसोर्स कोलिशन। ठीक है, ये क्या है, डिस्कस करता है स्ट्रेटेजिक रोल्स को। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के साथ। ठीक है, एंड द विजिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है इंस्टीट्यूशन बेस्ड डिजिटल कलेक्शन पर। मतलब ये क्या, ये जो स्पार्क है वो क्या करता है, डिजिटल का मतलब ये क्या करता है, स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है ये कैसा है, ओपन एक्सेस मॉडल है, ये लिख लेना, ये क्या है, ओपन एक्सेस मॉडल है। ठीक है, ऑपरेट होता है बाय द सेंट्रलाइजिंग
and preserving the knowledge of an academic institution with the purpose to make accessible to anyone with the internet purpose। कहने का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या है, एक ओपन एक्सेस मॉडल है। ये लोग क्या करते हैं, अब ये भी जो स्कॉलर्स के जो वर्क है उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। और क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं, ये इनका मतलब इनका मेन मोटिव ये होता है कि इनके वर्क को प्रिजर्व हमको करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसी को आगे मतलब इसको मतलब जो अदर्स जो लोग होंगे उनके इंस्टीट्यूशंस को आगे इसको वो पढ़ पाए, ठीक है, कभी भी इंटरनेट से उस चीज को एक्सेस कर पाए उनके इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। डिजिटल रिपोजिटरी जो आपकी वो लाइब्रेरी है, ठीक है। डिजिटल रिपोजिटरी एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं डिजिटल कंटेंट को, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं डिजिटल कंटेंट को। रिपोजिटरी कैन बी सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशनल, मतलब ऐसे फोकस में हो सकती है। पुटिंग मतलब यहाँ पे सिंपल से क्या करते हैं, जो भी डेटाज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। ये क्या करती है, हेल्प करती है हमें रिसर्च में, लर्निंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, ठीक है। The use of these agreed international standard allow mechanism to set up which import, export, identify, store and retrieve the digital। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, हम import करते हैं जो भी डिपॉजिट मतलब जो भी इसमें कंटेंट होते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, एक्सपोर्ट करना, स्टोर करना, रिट्राइव करना जब जरूरत पड़े विद इन द रिपोजिटरी, ये सारी चीजें हम वहाँ पे कर पाते हैं, ठीक है। टिपिकली कंटेंट कैन इंक्लूड रिसर्च आउटपुट, जहाँ पे मतलब जैसे जर्नल्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, वही सब चीजें हैं, वो सब क्या है, आपकी डिजिटल रिपोजिटरी है, जिसको आप क्या कर पाते हो, पढ़ पाते हो, एक्सपोर्ट शेयर कर पाते हो, है ना, ये वाली सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो डिजिटल रिपोजिटरी को खाली सिर्फ ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से जब हम डिजिटल रिपोजिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कराते हैं, मैनेज कराते हैं, प्रिजर्व कराते हैं, ठीक है, और उसे क्या कराते हैं, एक्सेस कराते हैं डिजिटली उस सारे कंटेंट को जो हमने यहाँ पे मैनेज किया है, जो हमने स्टोर किया है, उसको डिजिटली हम क्या कराते हैं, एक्सेस कराते हैं अदर लोगों के लिए, ठीक है। ये ई लाइब्रेरी से बोलो, जैसे ई लाइब्रेरी होती नहीं है तो वहां पे क्या होता है, आप क्या जब जाते हो तो वहां पे आपको कंटेंट मिलता है ना, ई लाइब्रेरी में, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में आप किसी भी उस पर डेटा किसी भी पोर्टल पे जाते हो, क्लिक करते हो, ओपन हो जाता है, वहां पे कंटेंट ओपन होके आ जाता है, ठीक। तो वो क्या है, वो डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे क्या किया गया है, स्टोर किया गया है, इसे मैनेज किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है इसे, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे लाइब्रेरी क्या कि जो भी लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजर्स यूजेस, मतलब यहाँ पे जो लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं, डेवलप कराते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, पूरा हर बुक को लिखेंगे, हर बुक के आगे उसके टैग को लिखेंगे, उसका नाम को लिखेंगे, ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने अगर ई लाइब्रेरी को यूज किया होगा तो समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक। फिर आते हैं एलएमएस पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल लर्निंग का ही, ठीक है। एल स्टैंड फॉर लर्निंग, ठीक है, एल क्या है, लर्निंग है, एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट एंड एस स्टैंड फॉर सिस्टम। लर्निंग कहने का मतलब क्या है, कन्वीनियंट, मतलब एनी वेयर एनी टाइम, एलएमएस का यूज करके आप कभी भी कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हो, कन्वीनियंटली पढ़ सकते हो। मैनेजमेंट कहने का मतलब है कैसे आप जो भी कोर्सेज हैं एलएमएस पे, ठीक है, कैसे उसको आप मैनेज कर पा रहे हो, है ना। फिर सिस्टम कहने का मतलब क्या है, स्ट्रीम लाइन करना, पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस को स्ट्रीम करना, पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस को, ठीक है। अब कई सारे यहाँ पे जब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मास्टर कोर्सेज होते हैं, कंटेंट डिलीवरी होती है, कोर्सेज का कोलैबोरेशन होता है, ये सारे की पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर, मतलब आपस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इधर, बेनिफिट क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, एनी टाइम एनी वेयर, इंप्रूव करती है प्रोडक्टिविटी को, है ना, सेव करती है टाइम को, आपको सारी चीजें एलएमएस पे ही मिल जाएंगी वहीं पे ही, ठीक है। आपकी जो लर्निंग हो रही है उसको ट्रैक करती है, कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहती है। सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है ई लर्निंग मटेरियल का, मतलब यहाँ पे क्या होती है, प्रिजर्व होती है, ई लाइब्रेरीज वगैरह आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब लर्निंग मैनेजमेंट क्या है, कंटेंट इंक्रिप्शन एंड सिंक्राइज, यहाँ पे कंटेंट को इनक्रिप्ट कर पाते हैं, सिंक्राइज कर पाते हैं, ऐसे यूटिलिटी ट्रैक करता है हमारी लर्निंग को, मतलब लर्निंग मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को यहाँ पे ट्रैक करता है, ठीक है।
और क्या है, कंटेंट का फॉर्मेट। कंटेंट का फॉर्मेट कैसे होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे ऑडियो वीडियो डेस्कटॉप ऐप है, वेबिनार है, इन सब की चीज़ आ जाती हैं। रिपोर्ट जो होती है यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और MIS रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। फिर आते हैं डिलीवरी में, एक डिलीवरी कैसे, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू होती है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो बुलेटिन बोर्ड्स आते हैं, यहाँ पे डिस्कशन फोरम आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, चैट्स आती हैं। स्टूडेंट की असेसमेंट में बात करें तो मॉक टेस्ट ले लेते हैं, क्विज ले लेते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसका जो भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता, मतलब पेमेंट का गेटवे हो गया या एडमिशन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। क्लियर है बातें। अब डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक, डिजिटल लाइब्रेरी मतलब ये ऑल्सो नोन एज अ ई लाइब्रेरी। एक सेकेंड, ये मैंने क्या डाला है, रिपोजिटरी, वही है डिजिटल रिपोजिटरी या लाइब्रेरी, वही चीजें, मैंने कंटेंट थोड़ा वैसे कर दिया, दोनों ही सब पढ़ लेना एक बार। डिजिटल लाइब्रेरी इज नोन एज अ ई लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज जो मैंने पहले बताया, पर्पसफुली हम क्या करते हैं, ई लाइब्रेरी में क्या करते हैं, ये जो डिजिटल रिपोजिटरी पढ़ के आया ना, वही चीज है, ये दोबारा से रिपीट हो गई है। यहीं पे हम क्या करते हैं, पर्पसफुली डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, जो भी हमारी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, इमेजेस हैं। आप ई लाइब्रेरी में जब भी जाओगे वहाँ पे ऑडियो में भी डेटा मिलते हैं, इमेजेस में मिलते हैं, वीडियो क्लिप्स मिलते हैं, तो उन सबको क्या करना होता है, हमें यहाँ पे मैनेज कराना पड़ता है, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज कराना पड़ता है। बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ई लाइब्रेरीज के थ्रू मर्ज करा सकते हैं, और टाइम टू टाइम उसको अप टू डेट किया जाता है, टाइम टू टाइम इसको अप टू डेट किया जाता है, तो यही होती है ई लाइब्रेरी, ठीक है। या फिर डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, DL सर्विस होती है। डिजिटल रिसोर्सेज में आपके क्या आते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, है ना, ये सारी चीजें आती है। टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें, मल्टीमीडिया हो गया, वेब पोर्टल्स हो गए। एक्सपीरियंसेस में बात करें, जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी जो कॉम्पिटेंसीज है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। DL सर्विस में क्या क्या आ जाती है, आपकी ऑनलाइन कैसे डिलीवरी हो रही है ना, जो रिसोर्सेज का शेयरिंग है या फिर ट्रेनिंग है, ये अपने कॉपी में बना लेना, ठीक है। ये डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आता है। अब आते हैं असेसमेंट टूल पे। असेसमेंट टूल क्या करता है काम, ये क्या है, हमारे स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है ना, स्टूडेंट की जो एबिलिटीज है, ठीक है। ये पता है, ये जब मैं यूनिट 8 का डी सेक्शन बना रही थी, तो वहां पे पता है हेडिंग में ही सब कुछ लिखा हुआ है, आपको अंदर का कंटेंट जाने की जरूरत ही नहीं है। हेडिंग असेसमेंट टूल सबको पता है आप लोगों को, है ना, तो हेडिंग में ही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। असेसमेंट टूल्स क्या है, एक टेक्निक्स है जिसको यूज किया जाता है मेजर अ स्टूडेंट एकेडमिक एबिलिटी, उसकी फ्लुएंसी को, उसकी स्किल्स को, है ना, उसकी प्रोग्रेस को, एकेडमिक मतलब उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो फ्लुएंसी है, उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ये एक लर्निंग मेथड की तरह ही काम करता है, जो एजुकेटर यूज करते हैं, मतलब डिसाइड करने के लिए, जज करने के लिए कि बच्चे की अचीवमेंट कितनी ज्यादा हुई है, बच्चे ने की लर्निंग कितनी ज्यादा इनहेंस करी है, ठीक है, बच्चे ने जो भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है कितना ज्यादा उसको अचीव किया है, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट टूल, तो ऑनलाइन असेसमेंट टूल तो आप लोग को पता ही है कौन कौन से हो जाते हैं आपके, जहाँ पे अरे इंस्टेंट फीडबैक्स मिल जाते हैं और सर्वे होते हैं, ये सारी चीजें। तो ऑफलाइन में आपकी चेकलिस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, है ना, ऑब्जर्वेशन हो गई, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आईसीटी के पर्पज से भी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड ये आपका लास्ट टॉपिक भी रहेगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर, एक सेकेंड, इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सभी लोगों ने यूज किया होगा, सभी को जब अभी सुनोगे तो लगेगा हाँ ये तो मुझे पता है पहले से ही, ठीक है। whose source code is available openly on the internet and program can modify it टू एड न्यू फीचर्स, मतलब ये ओपन सोर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ओपन है, सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई किया जाता है, करा जा सकता है, जैसे कि इसमें न्यू फीचर्स को ऐड किया जा सके विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हर कोई यूज कर सकता है इंटरनेट पे, ठीक है। वहां पे मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है, वहां पे न्यू फीचर्स को ऐड किया जाता है विदाउट एनी कॉस्ट। हेयर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड थ्रू ओपन कोलैबोरेशन, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट किया
किया जाता है, डेवलप किया जाता है कैसे, ओपनली कोलैबोरेशन होती है यहाँ पे। दिस सॉफ्टवेयर इज मैनेज बाय, ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो ओपन सोर्स कम्युनिटीज होती है वही इसको मैनेज भी करती हैं, प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट, कमर्शियल सपोर्ट, और जो भी अवेलेबल मेंटेनेंस होता है वो सारी चीजें यही ओपन सोर्स कम्युनिटी इनको प्रोवाइड भी कराती है। और ये सब कुछ क्या होता है, फ्री ऑफ कास्ट होता है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो समटाइम्स कम्स विद अ लाइसेंस एंड, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है कभी कभी लाइसेंस से भी मिलते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस इसका मिलता है, और कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपना वर्क को क्रिएट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मतलब यहाँ पे ना, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने, मतलब आगे की तरफ फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको, अपने जो भी वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जैसे एंड्रॉइड हो गया, आपने यूज किया होगा, कर ही रहे हो फोन में, उबंटू हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपन ऑफिस, ये सारे अब क्या सारे सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं आपके। प्रोप्राइटरी, अब इसके लिए हमको पैसा खर्चा करना पड़ता है, जैसे रेलवे के सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, रेलवे वाले जो होते हैं टिकट बुक करते हैं ना, वो कैसे होते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेयर द सोर्स कोड आर पब्लिकली नॉट अवेलेबल, जो रेलवे के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है, खुद के लिए, जो खुद की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन्हें आप पब्लिकली वो ओपन नहीं होते, और ना ही आप उन्हें बिना उनकी परमिशन के मॉडिफाई कर सकते हो, ना ही उनमें कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे रेलवे को सॉफ्टवेयर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, वहां पे क्या है, उनके पास एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है। आप तत्काल में टिकट जब बुक करने के लिए जाओगे तो तुरंत का तुरंत सब खाली हो जाता है, ठीक है, आपको सीट नहीं मिलती है। लेकिन जो वहां पे उनका जो सॉफ्टवेयर होता है रेलवेज वगैरह का, ठीक है, वो अलग सॉफ्टवेयर होता है, पहले से डेटा वगैरह फिल होते हैं, ठीक है, उनके उसके लिए वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, उसे खरीदना पड़ता है आपको, ठीक है। ये जो हेयर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड बाय द इंडिविजुअल, यहाँ पे जो डिफरेंस समझो, ये जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप और टेस्ट कौन करता है, इंडिविजुअल करता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। वहां पे क्या था, कम्युनिटी करती थी, ठीक है। ये एक क्लोज टीम होती है इंडिविजुअल की, जो इसको क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है, वही इसको मैनेज करती है, वही इसको डेवलप करती है, ठीक। हमें क्या करना पड़ता है, ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। एक इसके लिए ऑथेंटिक वैलिड लाइसेंस होता है, ठीक है। तो जो इसको पे कर, मतलब जो इसको खरीदता है, ठीक है, जो भी यूजर इसको खरीदता है उसको ये लाइसेंस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं शेयर करने में, टाइम पीरियड्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए बार बार टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑपरेट किया, फिर सेशन में एरर आ जाता है, फिर से आपको लॉग इन करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और कैसे क्या क्या एग्जांपल हो गए, विंडोज हो गई आपके, मैक ओएस हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल अर्थ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक बार एक काम करना, ये जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक बार जरा सा गूगल पे फिर से चेक कर लेना, ठीक है, एक बार इन एग्जाम्पल को गूगल पे फिर से चेक कर लेना, एक बारी को चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो गए ये सारे आपके, सिंपल सा ऐसे याद रखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, ये आपके पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है, इंडिविजुअली ये डेवलप किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। उसी जगह जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल ओपन होते हैं, ठीक है, सभी कोई इंटरनेट पे इसको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिटीज को मैनेज करती है। ये इसका डिफरेंसेस है, अगर आप इसको नहीं भी चेक करना चाहते हो, ये डिफरेंसेस पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्या है, मोर देन सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है जो आपने अभी बताया पहले पॉइंट में, ठीक है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इसको क्या करना पड़ता है, आपको खरीदना पड़ता है। यहाँ पे ये कोलैबोरेशन होता है, एक कम्युनिटी होती है, काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ओपन कोलैबोरेशन होता, सॉरी, और यहाँ पे इंडिविजुअली होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कराती है। ये जो कोड होता है पब्लिक होता है, ये पब्लिकली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, ये जो सोर्स कोड होता है ये कैसा होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को हर किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो जब तक उसके पास वैलिड लाइसेंस ना हो। अगर उसके पास लाइसेंस है तब तो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यूजर्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, यूजर्स डू नॉट नीड टू हैव एनी ऑथेंटिक, मतलब कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, उन्हें कुछ देना नहीं पड़ता है। इस केस में क्या होता है, उन्हें क्या पैसे देने पड़ते हैं और ऑथेंटिक लाइसेंस भी लेना पड़ता है,
ठीक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कम्युनिटी डेवलप करती है, यहाँ पे एक क्लोज टीम होती है, इंडिविजुअल होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कैसा होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम होती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत लिमिटेड चीजें यहाँ पे हो पाती है, इनोवेशन का स्कोप बहुत कम रहता है, ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, जो मैंने पीछे बताई ना वही सारी चीजें घूम फिर के यहाँ लिखी हुई हैं। ये फास्टर फिक्सेस, मतलब जो भी कमियां आती, बग्स आते हैं, ठीक है, इसको क्या करता है, जल्दी से फिक्स कर देता है, बेटर सिक्योरिटी होती है, ठीक है। जैसे मान लो देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो आपका ये हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। मान लो मैं कोई अपना ऐप बनाऊं टीचिंग का, ठीक है, मान लेते सब्जेक्ट प्लानेट करके कोई मैंने ऐप बनाया, ठीक है, टीचिंग का, ठीक, तो ये क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसकी ओनर कौन है, मैं हूँ, ठीक है, इसकी ओनर कौन है, मैं हूँ, तो सारी जो भी इससे रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, जितने भी राइट्स होंगे वो सिर्फ मेरे पास होंगे और किसी के पास इसको एक्सेस करने के लिए नहीं होंगे, ठीक है, इसका लाइसेंस किसके पास है, मेरे पास है, तो मैं ही इसको एक्सेस कर पाऊंगी, ठीक है, तो ये होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। समझ में आई बात, प्रोप्राइटरी करने का मतलब क्या है, मैंने एक अलग से अपना ऐप बनाया है टीचिंग का, ठीक है, तो वो क्या है, मेरे नाम पे है, मतलब मेरे चैनल के नाम पे, सब्जेक्ट प्लानेट के नाम पे, ठीक है, तो मेरा वो खुद का कस्टमाइज है, मेरा खुद का वो है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उससे रिलेटेड जो भी वैलिड लाइसेंस वगैरह है वो सब कुछ मेरे पास होगी, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं है, ये कहने का मतलब है। उसी जगह जब इधर की बात करेंगे तो पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्रॉफिट होता है, ये किसके लिए होता है, फॉर द प्रॉफिट होता है, ये फॉर द प्रॉफिट, ये नॉन प्रॉफिट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, अब एग्जाम्पल्स उधर वाले छोड़ देना, ये वाले एग्जाम्पल्स लिखना, ये आपके मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। एंड्रॉइड, लाइनेक्स, फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, GIMP, VLC, मीडिया प्लेयर, ये सारे। विंडोज हो गया, मैक OS हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल अर्थ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, अडोब हो गया, फ्लैश पेयर, स्काइप, ये सारे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन शायद इसी एग्जाम्पल से कोई आया था इसमें, ठीक है, PYQ में देखिएगा एक बार, वहां से आया हुआ है ये क्वेश्चन, मुझे ऐसे याद आ रहा है। ठीक, ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर क्या है, ये मूडल है, सकाई है, ए ट्यूटर है, वर्ड प्रेस है, कैनवास है, ओपन एडेक्स है। इसमें से काफी कुछ तो मैंने करवा रखे हुए हैं, पिछला जो आप लोग का अभी सेशन हुआ है उसी में कराया हुआ है, ठीक, और जिसको नहीं कराया है एक बार वैसे गूगल करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आप लोग मतलब ये ना करो कि कुछ चीज छोड़ के जाओ, एक बार गूगल कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। मूडल, सकाई, ये तो मैंने कराए हुए हैं, कैनवास है, ओपन एडेक्स है। प्रोप्राइटरी की बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, लिटमस हो गया। देखो यहाँ पे अंदर से वैसे ही नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपको कई सारे सॉफ्टवेयर दे देता है, पूछा जाता है कि प्रोप्राइटरी है या फिर ओपन सॉफ्टवेयर है, इसका अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है। जुमला हो गया, हाई लर्न हो गया, शेयर पॉइंट LMS हो गया, वेब सिटी हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। तो आज का ये आपका जो यूनिट 8 है यहीं पे कंप्लीट हो गया, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट 8 को भी पूरा कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप लोग का यूनिट 8 भी यहाँ पे हो गया, ठीक, और इसके बाद हम लोग PYQs करेंगे, ठीक है, PYQ करेंगे। और कुछ रिवीजन सीरीज के लिए भी मैं सोच रही हूँ, लाइक यूनिट 4, मैं देखती हूँ जैसे टाइम मैनेज होता है, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 7 हो गया, ठीक है, इन सब की रिवीजन सीरीज के लिए भी जैसे भी टाइम मैनेज हो पाता है मैं इसकी रिवीजन सीरीज भी एक बार कराऊंगी आप लोग को, ठीक है। और तो PYQs वगैरह अभी मैं कल या परसों, हम लोग 2023 में जो अभी पेपर हुआ है, ठीक है, शिफ्ट 1 का एंड शिफ्ट 2 का, ठीक है, उसको मैंने क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपके साथ, लेकिन वो डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, तो उसको हम इन दोनों ही शिफ्ट के पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक कल या फिर परसों, ठीक है। अब ये मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी कि कल करेंगे या फिर परसों करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में सबसे पहले 2023 के पेपर को करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे 2018 पे, ठीक है, 18 हो गया, फिर 2000 आपका 19 हो गया, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक एक पेपर को हम लोग आगे से अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और जो रिवीजन सीरीज में अगर टाइम मिलता है, ऑलरेडी मैंने रिवीजन सीरीज आप लोग की यूनिट 3 की भी करा रखी, यूनिट 5 की भी करा रखी हुई है, यूनिट 9 की भी करा रखी हुई है, तो कई सारी मैंने ऑलरेडी करा रखी हुई है, ठीक है, आप लोग उसको भी जाके रेफर करो, है ना। सो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और जो लोग नए जुड़े हुए हो उनके लिए यूनिट 1 जो, जस्ट अ सेकेंड, यूनिट 1 है
है ना। यूनिट 1 का डी सेक्शन, इसका मैंने पीडीएफ आप लोग को दे रखा है, जो जो मैंने पीडीएफ दी हुई है मैं उसको यहाँ पे बता दे रही हूँ। यूनिट 2 का आई थिंक बी ए सेक्शन, ए का भी मैंने पीडीएफ आप लोग को दे रखा हुआ है, ठीक। उसके अलावा रिसर्च का एक सेक्शन, एक पार्ट 1 का दे रखा हुआ है। रिसर्च में पीडीएफ की वैसे जरूरत नहीं है, वो तो मैंने दे दिया था, बट रिसर्च में बिल्कुल भी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से अपने नोट्स बनाइए वहां पे रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पीडीएफ दे रखी हुई है, मैंने पीडीएफ उसी की दी है जिसको आप लोग को रटने की जरूरत है, डेली का डेली करने की जरूरत है। तो ये मैंने पीडीएफ आप लोग को दे रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 2 के ए में आपकी कम्युनिटीज हैं, है ना, कमीशंस हैं, उसको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 के डी में कई सारे थिंकर्स के बारे में दे रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया है, ठीक। उसके अलावा अभी मैं आपको यूनिट 9 का 9 का जो कौन सा सेक्शन था, डी सेक्शन है, ठीक है, जिसमें हम लोग को नैक वगैरह के बारे में पढ़ना था। नैक हो गया, क्यूसीआई हो गया, इसका भी मैं पीडीएफ आप लोग को 1-2 दिन के अंदर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो भी आप लोग को सिर्फ क्या करना है, रीड करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड एक पीडीएफ और शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए उसको मैं डिस्कस भी करूंगी यहाँ पे, एनईपी 2020, ठीक है। एनईपी 2020 पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट पे मैं थोड़ा सा भी काम कर रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। जब कंप्लीट हो जाता है तो मैं तुरंत ही इसको एक बार मतलब यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है, यूट्यूब पे। उसके बाद इसका पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी वहां पे टेलीग्राम पे, ठीक है। एनईपी इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी आपके 22 का पेपर हो गया, 23 का पेपर, ये 22 में जो आपके 2 साइकिल हुए हैं, जून का और जून का, दिसंबर का, 21 का, वहां पे एनईपी से आपके पेपर 1 पेपर 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे हुए हैं। तो इन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको हेल्प मिल पा रही हो, है ना, तो आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़ो, ठीक है। अभी मैं आप लोग को यूनिट अभी मैं शायद आधे एक घंटे में, जैसे भी मुझे थोड़ा सा भी मैं उधर खाली हो जाऊं, तो उसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट 9 के कुछ एमसीक्यूज आप लोग को शेयर करूंगी। ऑलरेडी मैंने कुछ एमसीक्यू को शेयर कर रखा हुआ है, वहां पे मैंने टेलीग्राम में बहुत सारे एमसीक्यू शेयर किए हुए हैं, और वो सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाइएगा, सारे आपके पीवाईक्यू से ही गिवन है, ठीक है। तो अभी मैं यूनिट 9 के कुछ क्वेश्चंस दूंगी आप लोग को, ठीक है, घंटे से 1.5 घंटे बाद, ठीक है। तो वो सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक। So thank you everyone.